ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है और अंदर अब हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में हम ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन और एलईडी, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक ना, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, थोड़ा सा बात करता है क्या होता है। ट्रांसफार्मर आपके टेलीविज़न में, टेलीविज़न, टेप, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसमें भी लगते हैं। ट्रांसफार्मर इन्वर्टर में भी लगता है। जो आपका स्टेबलाइजर आता है बड़ा वाला, जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगता है। और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं जिसमें ट्रांसफार्मर लगता है। वेल्डिंग मशीन आती है, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगता है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है। जो एसी का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, उसको ये चेंज करता है। वो ट्रांसफार्मर के ईएमएफ, ट्रांसफार्मर एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, धारा, उसके वैल्यू को ये चेंज करता है। ईएमएफ की वैल्यू को ये कम भी कर सकता है, ईएमएफ को बढ़ा भी सकता है। हमारे यहाँ जो वोल्टेज आता है, जो लाइट आती है एसी, उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट। तो हम ये क्या कहते हैं कि उसका ईएमएफ कितना है, 220 वोल्ट, ठीक। अब मान लो तुमको एक बैटरी चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है, बैटरी। और बैटरी चार्ज करना है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी आपको चार्ज करना है। और लाइट आपके यहाँ कितनी आ रही है, 220। तो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में पहले आप चेंज करेंगे। 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में चेंज करेंगे। और फिर 12 वोल्ट, अब बैटरी किससे चार्ज होगी, 12 वोल्ट डीसी से। तो 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट एसी को आप 12 वोल्ट एसी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके फिर उसको डायोड लगा करके उसको डीसी बनाया जाएगा। और डीसी बना करके आप बैटरी को दे दोगे तो बैटरी चार्ज होने लगेगी, ठीक। तो इस तरह से देखो, मान लो ये 220 वोल्ट ये है और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है ये। ट्रांसफार्मर में दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर में ये लोहे की कोर होती है। लोहे की कोर पर दो कॉइल लिपटी हुई रहती है। ये लोहे की कोर होती है। इस लोहे की कोर पर एक कॉइल लिपटी है और फिर इस पर दूसरी कॉइल भी लिपटी रहती है। लोहे की कोर पर दो कॉइलें लिपटी हुई होती हैं। एक कॉइल प्राइमरी होती है और एक कॉइल को सेकेंडरी कहते हैं। ये आयरन की कोर होती है। ये कोर आयरन की भी हो सकती है, फेराइट की भी हो सकती है, ठीक है। फेराइट की कोर हम यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एसी जो वोल्टेज होता है या करंट, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इस तरह से अप डाउन ऐसे चलता है, ठीक ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर, फिर दो चक्कर, तीन चक्कर, एक सेकंड में कितना चक्कर करेगा, 50 चक्कर करेगा। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसकी आप फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक। तो अब ये मान लो एक बैटरी है। ये क्या है, एक बैटरी है। और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है
और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। इस बैटरी को हम चार्ज करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। ठीक, तो कैसे आप चार्ज करेंगे? हमारे घरों में जो लाइट आती है कितने वोल्ट होती है? बोलो, 220 वोल्ट होती है। ठीक, तो अब इसको हमको कितना वोल्ट देना है? 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा देना है, 13 वोल्ट मान लो इसको हमको देना है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए वोल्टेज। कितना देंगे? 13 वोल्ट देंगे। बैठो, चलो बैठो अभी। 13 वोल्ट देंगे। ठीक, तो 13 वोल्ट का एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर लेंगे हम। ठीक, और ये ट्रांसफार्मर ये बीच वाला पोर्शन है। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राइमरी है इसमें हम 220 वोल्ट देंगे। जो इनपुट 220 वोल्ट जो पावर हाउस से आ रहा है, तो यहाँ कितना वोल्ट मिलेगा? यहाँ 12 वोल्ट एसी मिलेगा। ये 13 वोल्ट, ये 13 नंबर का ट्रांसफार्मर। किस नंबर का है? 13 नंबर का ट्रांसफार्मर आप मांगेंगे, आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक, मगर ट्रांसफार्मर ये 12 वोल्ट एसी को 13 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। इसके भी 13 वोल्ट मिलेगा, इसके भी 13 वोल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर ने क्या किया? वोल्टेज को बदल दिया, कम कर दिया वोल्टेज को कम कर दिया, ईएमएफ को कम कर दिया, डाउन कर दिया। अब ये एसी है, यहाँ एक डायोड लगाएंगे, यहाँ एक डायोड लगाएंगे, तो एसी किस में बदल जाएगी? डीसी में। ठीक, यहाँ प्लस मिलेगा और यहाँ माइनस। ठीक ना, मान लो ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक ना, ये प्लस टर्मिनल है। तो अब आप करोगे क्या कि ये जो प्लस वाला है ले आकर के चिमटी से इसमें जोड़ दोगे। ठीक, और यहाँ से माइनस वाला ले आकर के इस पर आप लगा दो। जैसे ऑन करोगे यहाँ स्विच आप लगा दीजिए, स्विच लगा दो। जैसे इसको ऑन करोगे इसको 13 वोल्ट डीसी मिलने लगेगी और ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो यहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी। तो एक तो ट्रांसफार्मर का ये काम देखो। ठीक, और एक ट्रांसफार्मर का ये काम होता है कि मान लीजिए आपके घर में जो लाइट है पावर हाउस से कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है। 220 होनी चाहिए तो कभी 150 आ रही है। बल्ब आपका बहुत स्लो जलेगा। आपका मोटर नहीं चल पाएगा, आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल पाएगी, कुछ नहीं चल पाएगा। या आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा हो, 300 वोल्टेज आ रहा हो, उसको कम करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और रोटरी स्विच उसमें लगा देते हैं। ठीक, तो उसमें वो जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें हम जितना वोल्टेज हम चाहते हैं उतना वोल्टेज स्विच को घुमा करके अगर बढ़ जाता है वोल्टेज तो उसको हम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कम हो जाता है तो उसको स्विच से रोटरी स्विच से बढ़ा देते हैं। ऑटोमेटिक भी आता है, वो अपने से 220 वोल्ट पर सेट रहता है। वोल्टेज अगर कम आएगा तो बढ़ा देगा और बढ़ा हुआ आया है तो कम कर देगा। स्टेबलाइजर में पहले टीवी में जो स्टेबलाइजर लगता था टीवी वगैरह चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए स्टेबलाइजर लगता है ना एसी, तो उसमें भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ठीक, तो ये सब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, तो पहले मैं तुमको ये बता दूं कि ट्रांसमिशन लाइन से पावर हाउस से जो यहाँ तक लाइट आती है वो डायरेक्ट नहीं आती है, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू क्यों आती है? ठीक, ट्रांसफार्मर के थ्रू क्यों आती है अब मैं ये बता दूं कि पावर हाउस है। अब ये देखो ये पावर हाउस है, यहाँ देखो यहाँ पावर हाउस है आपका, ये पावर हाउस है। ठीक, और यहाँ से ये देखो ये मान लो ये पूरा मोहल्ला है, इसके अंदर ये मोहल्ले में ये सबके मकान हैं, सबके घर बने हुए हैं। हर घर में एसी होगा, फ्रिज होगा, सब कुछ होगा। ठीक, अब यहाँ से सीधे अगर तार
के जरिए तार के द्वारा सीधे अगर हम लाइट को दे दें यहाँ तो क्या होगा, सीधे हम यहाँ देंगे, ठीक। अब इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसकी दूरी पावर हाउस और वो गांव के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि गांव पावर हाउस के बिल्कुल करीब में हो, बहुत दूर भी हो सकता है, ठीक। तो जब ये लंबाई बढ़ेगी, किसी भी तार की जब लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करेगा, ठीक। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर रुकावट और उसके अंदर करंट फ्लो होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेंथ लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लो, इसमें बहुत ज़्यादा करंट आप फ्लो नहीं करवा सकते हो। इस रेजिस्टेंस के कारण, इस रेजिस्टेंस की वजह से, तो तार चूंकि लंबा लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट में क्या होगा, रुकावट पैदा होगी, रुकावट उत्पन्न होगी। जब करंट रुकेगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में जो है कन्वर्ट होगा। अब देखो पूरे गांव का ये लोड है, मान लो ये 20 किलोवाट का लोड है पूरा। कितने किलोवाट का, एक घर में अगर 1 किलोवाट अगर खर्च हो रहा है, तो अगर गांव में 10 घर हैं, 20 घर हैं, तो 20 किलोवाट का लोड है। तो 20 किलोवाट का लोड है, इसका मतलब ये कि करंट बहुत ज़्यादा बहेगी। आप वॉशिंग मशीन भी चला रहे हो, बल्ब भी चला रहे हो, फ्रिज भी चला रहे हो, सारी चीज़ें आप चला रहे हैं, तो ये सब लोड किस पर है, इस तार पर है। तो इतना ज़्यादा लोड है तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा, करंट भी बहुत। आप 100 वाट का बल्ब जलाओ तो तार में करंट बहेगा, 200 वाट का बल्ब जलाओ करंट बढ़ जाएगा, 1000 वाट का बल्ब जलाओ और करंट बढ़ जाएगा, 2 ठो पंखा आप चालू कर दो करंट और बढ़ जाएगा, ठीक ना। 1000 वाट का हीटर आप चालू कर दो, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें करंट बहेगा। पूरा लोड अगर इस पर है, इस तार पर, और वो डायरेक्ट यहाँ से करंट यहाँ अगर आ रहा है, ठीक, तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस करंट को क्या करेगा, रोकेगा। जब रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा तो वो किसमें, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी, इतनी ज़्यादा हीट इसके अंदर से निकलने लगेगी तार के अंदर से, कि तार आपका क्या होगा, जल जाएगा। दो चीज़ होगी, एक तो ये तार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हीट को, तार पिघल जाएगा, तार जल जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ आते आते करंट भी कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का ये काम करेगा, तो मैक्सिमम करंट को ये क्या करेगा, अपने अंदर रोक लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। के लिए ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो करंट को हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, या देखो ट्रांसफार्मर दो तरह से काम जो करेगा। देखो ट्रांसफार्मर या तो हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट को किसमें चेंज करेगा, लो वोल्टेज हाई करंट, ठीक। तो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज को किसने क्या कर दिया, लो कर दिया इसने। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक। और अगर ये उल्टा कर रहा है, लो वोल्टेज हाई करंट को, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में अगर ये चेंज कर रहा है, तब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, तब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप, देखो ये हम इसको देखो, अगर ये ऐसे काम कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है,
अगर ये ऐसे काम कर रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप डाउन और दूसरा स्टेप अप। स्टेप डाउन को कहते हैं अपचाई और इसको कहते हैं ऊंचाई, 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 अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। यहां से हम हाई वोल्टेज भेजते हैं, क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज। ये पावर हाउस के अंदर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो ये क्या करेगा कि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ एक ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे स्टेप डाउन, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन। ठीक, ये करीब 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट इसमें और 11,000 वोल्ट इसमें। आ रहा है 11,000 वोल्ट इसमें आ रहा है। ठीक, तो हाई वोल्टेज यहां से हम भेजते हैं, इस ट्रांसफार्मर तक हाई वोल्टेज आता है, 11,000 वोल्ट आएगा। ठीक, हाई वोल्टेज भेजते हैं। तो अब देखो इस तार पर ये पूरे मोहल्ले का, ये जितना घर है, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उस सबका लोड देखो इस तार पर नहीं है, किस पर है, इस पर है, इस पर। ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, लोड सब देखो इस पर है। ठीक, और ये तार बहुत पतला होता है, ये तार बहुत पतला होता है। तो पतला तार होने की वजह से इसके अंदर करंट बहुत कम बहता है, करंट इसके अंदर कम बहता है। जब लोड ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, लोड कम होगा तो करंट कम होगा। तो इस पर कौन सा लोड है, इस पर सिर्फ इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तार ही का तो लोड है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कॉइल जो लगा हुआ है, बस इसी का ना लोड इस पर है। ठीक ना, और अगर ये ना होता, अगर पूरा ये डायरेक्ट अगर हम इसको इससे जोड़ देते तो ये जितना लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबका लोड इस पर आता, तो सबका लोड इस पर आता तो इसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। करंट बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता तो रेजिस्टेंस भी इसका है, ठीक ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होने लगती हीट एनर्जी में। ठीक ना, तार गर्म होने लगता, रेजिस्टेंस है ना तार के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जब करंट इसके अंदर फ्लो कराओगे तो ये गर्म होने लगेगा। रेजिस्टेंस की वजह से करंट क्या होगा, रुकेगा, और जब करंट रुकेगा तो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए अब ये ट्रांसफार्मर जो हम लगा दिए हैं, इस ट्रांसफार्मर में देखो इस तार पर लोड बहुत कम है, ये सिर्फ इस तार का लोड है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कॉइल लगा हुआ है, ये प्राइमरी कॉइल ही इससे जो जुड़ा हुआ है। लोड बहुत कम हो गया, तो लोड बहुत कम हो गया तो करंट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो इसके अंदर करंट बहुत कम है, करंट इसके अंदर बहुत कम फ्लो हो रहा है। ठीक, मगर वोल्टेज बहुत हाई है। ठीक, वोल्टेज बहुत हाई है। अब यहाँ देखो ये ट्रांसफार्मर है, अब इस ट्रांसफार्मर से ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले के पास ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इस ट्रांसफार्मर से तार हर घरों में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक ना, ठीक ना। तो अब इसमें देखो ये हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट को अब ये क्या करेगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। 11,000 वोल्ट को किसमें इसको कन्वर्ट करना है, 220 वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करेगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब यहाँ करंट हाई होगा, करंट यहाँ क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि सब लोड इसी पर है ना,
जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबका लोड इसी पर है, तो करंट ज़्यादा होगा ना। करंट ज़्यादा है, आप जितना लोड बढ़ाते जाओगे उतना करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो पूरे मोहल्ले का लोड देखो इसी तार पर है, सिकंडी पर, ट्रांसफार्मर के सिकंडी तार में। तो ट्रांसफार्मर के सिकंडी तार में करंट बहुत ज़्यादा बहेगा, कॉइल में करंट बहुत ज़्यादा बहेगा। और चूँकि ये बहुत लंबा तार नहीं है, मोहल्ले में पास ही में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब ये तो मान लो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये मोहल्ले के पास ही लगा हुआ है ये, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में? जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि पावर हाउस से मोहल्ले तक सीधे अगर आप दे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या होगी, बर्बाद होगी। ठीक, और फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें करंट अगर आप फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या होगी, रुकेगी। तो ठीक ना। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर को लगा करके इस प्रॉब्लम का सलूशन हम कर लेते हैं। ठीक, अब ट्रांसफार्मर देखो दो तरह के, जैसा मैंने बताया, एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। ठीक, तो अब ये ट्रांसफार्मर का जो बनावट होती है, ट्रांसफार्मर की बनावट हम बाद में बताएंगे डिटेल में। ठीक, यहाँ देखो ट्रांसफार्मर में ये कोर होती है, आयरन की कोर होती है, और आयरन की कोर जो होती है, ये कोर ऐसा नहीं है कि ये पूरा ये कंप्लीट आयरन है और इसी के ऊपर लपेट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो कोर होती है ना, ये पत्तियों में होती है, पत्तियों में। इसके कहते हैं लेमिनेटेड, क्या कहते हैं, लेमिनेटेड। इस तरह की पत्ती होती है। देखो एक ये इस तरह की पत्ती होती है और एक इस तरह की पत्ती होती है। इस तरह की पत्ती होती है। ठीक, और एक के ऊपर एक लगाते हैं, इसको पहना दिया जाता है। उसके अंदर बाबिन होती है, उसी बाबिन में ये उठाते हैं, इस बाबिन में ऐसे डाल देते हैं, फिर एक इसके नीचे से डाल देते हैं, फिर एक ऊपर से डाल देते हैं, फिर एक नीचे से डाल देते हैं। इसको हम बताएंगे डिटेल में बाद में। इस तरह की पत्तियाँ, और ये इसको हम कहते हैं कि ये जो पत्तियाँ होती हैं, जो कोर होती है, वो कोर लेमिनेटेड होती है। क्या होती है, लेमिनेटेड होती है। एक पूरा आयरन ले करके उस पर सिर्फ तार न लपेट करके ये अलग अलग पत्तियां होती हैं, और उन पत्तियों को इस मोम या वार्निश लगा करके पत्तियों में क्या लगा देते हैं, मोम या वार्निश लगा दिया जाता है। जैसे देखो ये पत्ती है, ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती है। ठीक, अब इस पत्ती पर मोम या वार्निश लगा देंगे, सुखा लेंगे इसको, वही काम इसमें करेंगे। ठीक, अब इसके एक के ऊपर देखो, अब इस पर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे। इस तरह से कोर होती है। ठीक, और इसके ऊपर तार लपेटते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं कि कोर लेमिनेटेड है। क्या है, लेमिनेटेड है। अगर कोर लेमिनेटेड नहीं होगी, कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, कोर को लेमिनेटेड इसलिए करते हैं कि जब ट्रांसफार्मर काम करता है ना, जब ट्रांसफार्मर देखो इसमें करंट बहेगी और इसमें करंट बहेगी। कुछ करंट जो है इस लोहे की कोर में लगती है बहने, कुछ करंट लोहे की जो कोर है, आयरन की कोर या जिस चीज की भी कोर हो, इस कोर के अंदर कुछ करंट बहने लगती है। ठीक, और ये कोर के अंदर जो करंट बहेगी वो मेन करंट का अपोज करेगी। देखो इधर मेन करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी, मेन करंट का अपोज करेगी।
ये करंट को ये रोकेगी। ठीक, लोहे के अंदर जो करंट फ्लो होने लगेगी, आयरन के कोर में जो करंट फ्लो होने लगती है, उस करंट को हम कहते हैं ईडी करंट। क्या कहते हैं? ईडी करंट। और ईडी करंट मेन करंट का अपोज करती है, इसलिए ट्रांसफार्मर गर्म होने लगेगा। ट्रांसफार्मर क्या होगा? गर्म होने लगेगा। तो जितना ज्यादा ईडी करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा ट्रांसफार्मर गर्म होगा। हीट एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जो है हीट के शक्ल में वेस्ट होगी, लॉस होगी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ट्रांसफार्मर ऐसा बनाएं जिसमें ईडी करंट बहुत कम बहे, तो ईडी करंट को कम करने के लिए जो ये कोर होती है, कोर लेमिनेटेड बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? लेमिनेटेड। ये जो पंखा है, पंखे में जो स्टेटर लगा होता है जिसके अंदर कॉइल लपेटा गया है, वो स्टेटर भी लेमिनेटेड होता है। कई पत्तियों को आपस में मिला करके रिपीट मार करके जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर कॉइल लपेटा जाता है। क्यों? ईडी करंट को कम करने के लिए। तो ईडी करंट के कम करने के कौन कौन से उपाय हैं? ये जो कोर है ये नरम लोहे की होनी चाहिए। अगर कोर नरम लोहे की है तो ईडी करंट कम बहेगी, और जब ईडी करंट कम बहेगी तो ट्रांसफार्मर कम गर्म होगा। ठीक। और अगर हार्ड आयरन है, अगर ये जो कोर है, देखो ये अगर हार्ड आयरन का बना हुआ है, तो इसके अंदर ईडी करंट ज़्यादा फ्लो होगी। जब ईडी करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो ट्रांसफार्मर गर्म ज़्यादा होगा। बात समझ में? तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं? कि ईडी करंट कम से कम बहे, इसलिए इसका जो कोर होता है वो लेमिनेटेड होता है। बात समझ में? और ये ट्रांसफार्मर में देखो, ये प्राइमरी कॉइल होता है और ये सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल में हम ये इनपुट, यहाँ हम AC 220 जो भी आपको देना है, इसमें ये इनपुट होती है, ये इनपुट AC इनपुट, यहाँ हम AC देते हैं और यहाँ से AC बोलो AC आउटपुट। ठीक। अब देखो, अगर इसका वोल्टेज अगर ज़्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, अगर हम दे रहे हैं ज़्यादा, ले रहे हैं कम, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं, ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये ट्रांसफार्मर क्या है? ये स्टेप डाउन है। हमारे घर के पास जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा है, आप उसकी साइज देख करके ये मत समझ आना कि ये स्टेप अप है। ये 11,000 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना, स्टेप को क्या कर रहा है? डाउन कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसफार्मर, इसको हम ज़्यादा वोल्टेज दें और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में अगर ये कन्वर्ट करे, ठीक ना, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो ये स्टेप डाउन होगा। लो वोल्टेज हाई करंट इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज लो करंट इज कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज हाई करंट, देन द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। बात समझ में? तो अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है। देखो मान लो अगर ये 220 वोल्ट है, कितना दे रहे हैं यहाँ पर? 220 वोल्ट AC और यहाँ 10 वोल्ट AC मिल रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, ये स्टेप डाउन होगा। और ठीक इसी तरह से मान लो इसको हम दे रहे हैं 50 वोल्ट, कितना दे रहे हैं? इसको हम दे रहे हैं 50 वोल्ट AC और यहाँ हमको मिल रहा है 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC मिल रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप अप, इसको कहेंगे ऊंचाई
ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, और इसको ऊंचाई कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक हम रिलेशन जा रहे हैं बताने, अब उस रिलेशन को जान लीजिए आप। देखो मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी है और ये क्या है? सेकेंडरी है। ये जो तार जो तार लपेटा गया है कॉइल, ये मान लो इसमें ये प्राइमरी है और ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल है, ठीक ना। तार जो लपेटा ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी, ये क्या है? ये कोर है, ये कोर है ये, ठीक। तो अब इसमें देखो, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, कितने फेरा इसमें तार लपेटा गया है? मान लो नंबर ऑफ टर्न n, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का, और v प्राइमरी का वोल्टेज मान लो Vp है, प्राइमरी का वोल्टेज Vp कितना हम दे रहे हैं? Vp। और इसमें करंट कितना बह रहा है? Ip। करंट इसमें कितना बह रहा है? Ip। वोल्टेज कितना दे रहे हैं? Vp। नंबर ऑफ टर्न कितना है? Np, ठीक। और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न मान लो है Ns, और सेकेंडरी का वोल्टेज Vs, और सेकेंडरी में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो मान लो Is है, और ये Vs है और Ns है। बात समझ में? ये प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, और ये प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न, कितना फेरा लपेटा गया है, और ये सेकेंडरी का वोल्टेज, और ये सेकेंडरी का करंट, ठीक। अब इसका एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप जान लीजिए। देखो Vs, इसको याद कर लेना। देखो Vs अपान Vp, Vs अपान Vp इज इक्वल टू Ns अपान Np। अब देखो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज लो करंट, वोल्टेज हाई होगा तो करंट उसमें लो होगा, यही ना बताए थे। हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, या लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में। वोल्टेज हाई होगा तो उसमें करंट लो होगा, अब वोल्टेज लो होगा तो उसमें करंट, तो ये वोल्टेज और करंट में अपोजिट रिलेशन है। तो ये Vs अपान Vp है, तो ये Ip अपान Is हो जाएगा। ये Vs है तो यहाँ Ip हो जाएगा, यहाँ पहले सेकेंडरी है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। बात समझ में आई? और ये जो होता है ये इक्वल टू होता है R। क्या होता है? R क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। R को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हैं? R इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं परिणमन, परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। अब देखो इफ माने यदि अगर देखो सेकेंडरी का वोल्टेज अगर ज्यादा है, अब प्राइमरी का कम है, देखो सेकेंडरी का ज्यादा है प्राइमरी का कम है, तो इसने वोल्टेज को क्या किया? बढ़ा दिया। इधर देखो, अगर इसका कम है और इसका ज्यादा है तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो ये स्टेप अप होगा। अगर Vs बड़ा होगा तो ये स्टेप अप होगा, और Vs बड़ा होगा ये छोटा होगा तो ये R क्या होगा? अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा तो R की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, नहीं होगी R की वैल्यू। तो R अगर R बड़ा है 1 से, अगर R 1 से बड़ा है, मतलब R के 1 से बड़ा होने का मतलब कि Vs बड़ा है, तो Vs बड़ा होने का मतलब कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप
अप होगा, है ना, स्टेप अप होगा। और आर अगर छोटा है 1 से तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर लें स्टेप, इसको हम यहाँ लिख दें, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों में हम कंपैरिजन करा दे रहे हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, और स्टेप ऑफ के लिए क्या होगा? नंबर 1, आर की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, और स्टेप डाउन के लिए आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। आर की वैल्यू जब बड़ी होगी, कब बड़ी होगी? वीएस बड़ा होगा ऊपर वाला, तो वीएस बड़ा होने का मतलब है कि ये बड़ा होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा देखो, अगर ये स्टेप अप है तो वीपी छोटा होगा और वीएस बड़ा होगा, होगा ना, तो वीपी छोटा होगा वीएस से। अगर ये स्टेप अप है तो इसका वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। करंट देखो, ये एन देखो, वही देखो रिलेशन इसमें भी है, वोल्टेज का और नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन सेम है ना। यहाँ सेकेंडरी का प्राइमरी, सेकेंडरी से रिलेशन प्राइमरी, और यहाँ प्राइमरी से रिलेशन सेकेंडरी से करंट में, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप अप के लिए वीपी क्या होगा? छोटा होगा, वीपी छोटा होगा। तो जो इसके लिए है वही इसके लिए भी होगा। देखो इधर दोनों सेम है ना, ये दोनों रेशियो देखो, ये सेम रेशियो है नहीं है, और ये देखो ये अपोजिट है इसका। तो अगर स्टेप अप के लिए अगर वीपी बड़ा होगा और वीपी छोटा होगा तो एनपी भी छोटा होगा एनएस से। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसमें फेरों की संख्या कम होगी, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी। इसमें वोल्टेज कम रहेगा और इसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा। और चौथा देखो, करंट वाले मामले में ये देखो अपोजिट है, ये क्या है? अपोजिट है। ये दोनों ये जो अनुपात दिया हुआ है उसका अपोजिट है कि नहीं? वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस है, अपोजिट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी का करंट, यहाँ प्राइमरी का वोल्टेज कम है, प्राइमरी का वोल्टेज कम है सेकेंडरी से, तो प्राइमरी का करंट सेकेंडरी से ज्यादा होगा। बोलो, ज्यादा होगा। प्राइमरी का वोल्टेज कम है, इसमें वोल्टेज कम है, तो जिसमें वोल्टेज कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा, और जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, ठीक। तो अब यहाँ देखो, अब इसको स्टेप डाउन के लिए ये उलट जाएगा, ये वीपी बड़ा हो जाएगा, वीपी ग्रेटर देन वीएस। यहाँ देखो, इसको आप उलट दीजिए, एनपी स्मॉलर है तो एनपी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक। और ये आईपी ग्रेटर है तो आईपी इसके लिए स्मॉलर हो जाएगा। बात समझ में? ठीक, आईपी स्मॉलर हो जाएगा, ठीक। किसी ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर होता है, आउटपुट पावर दोनों सेम होता है। किसी ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर और आउटपुट, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि जितनी एनर्जी उसको हम दे रहे हैं, अगर उसकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ट्रांसफार्मर में 3 तरह से एनर्जी लॉस होती है। एक तो ईडी करंट, ईडी करंट बहेगा तो ट्रांसफार्मर गर्म होगा, ठीक ना। और एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है बता दें? हिस्टेरिसिस लॉस ये होता है कि तुमको ये पता है कि एसी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चलती है। अब उधर और इसमें जब हम कॉइल लपेटे हैं तो जब भी किसी कॉइल में करंट बहता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस पर अगर वो कॉइल लपेटा गया है तो ये मैग्नेट बन जाएगा। मान लो ये आयरन है,
तो जब ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ, जब पॉजिटिव हुआ तो मान लो ये साउथ बना और ये नॉर्थ। मगर जब ये फौरन निगेटिव हो जाएगा तो जो जो साउथ था अब नॉर्थ हो जाएगा, और जो नॉर्थ था अब साउथ हो जाएगा। फिर ये जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये चेंज हो जाएंगे। तो ये 1 सेकेंड में 50 बार ये इस तरह से चल रहा है। मतलब ये तेजी के साथ साउथ नॉर्थ क्या होगा, चेंज होगा। एक बार ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, फिर ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तेजी के साथ ये चेंज होते रहते हैं। तो इनके चेंज होने से, जब ये तेजी के साथ जब ये चेंज होते हैं तो उस वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होती है, उस वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस इसलिए होती है कि जितना तेजी से ये चेंज हो रहा है प्लस माइनस, उतने ही तेजी से इसका पोल भी चेंज होना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल में साउथ पोल, ठीक। मगर होता ये है कि जितनी तेजी से ये चेंज होता है उतने तेजी से ये चेंज नहीं हो पाता है। अभी ये साउथ है, ये अगर मान लो पॉजिटिव है तो ये साउथ है। अब पॉजिटिव के बाद ये क्या हुआ, जैसे निगेटिव हुआ इसको नॉर्थ हो जाना चाहिए। अभी ये नॉर्थ हुआ नहीं पूरा, तब तक फिर ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव। अभी ये अपने आप को नॉर्थ कर रहा था, तब तक ये चला गया पॉजिटिव में। अब फिर ये साउथ इसको होना पड़ेगा, ठीक। तो जितनी तेजी से ये चेंज हो रहा है उतनी तेजी से इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर गर्म होता है। बात समझे। तो ट्रांसफार्मर में कई तरह के, अब जो कॉपर लगा हुआ है, कॉपर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है, तार लगा इसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट में रुकावट पैदा होती है। करंट में जब रुकावट पैदा होगी तो हीट में कन्वर्ट होगा। अगर हम ये मान लें कि ट्रांसफार्मर में बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। जितना वाट हम दे रहे हैं उतना वाट हमको यहाँ मिल रहा है, तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर गर्म कुछ ना कुछ होना ही है। बात समझ में आई। तो अगर ये मान लो कि ये ट्रांसफार्मर मान लो आइडियल है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, आइडियल है, ठीक ना। तो अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा, सेम होगा। इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होगा। देखो पावर क्या होता है, पावर P बराबर होता है V इंटू आई। मान लो ये 50 वोल्ट है, कितना है ये, और करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो 50 वाट हुआ, नहीं हुआ। ये मान लो वोल्टेज है और ये करंट है, 50 वाट पावर हुआ। या तुम इसको कर दो 1 वोल्ट और इसको कर दो 50 एम्पियर, इसको कर दो कितना 50 एम्पियर, तब भी पावर 50 वाट हुआ, है ना। तो देखो ये जो 50 वाट आ रहा है और इसी 50 वाट को अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो ये 2 तरीका है। वोल्टेज अगर ये वोल्टेज 50 रहे, करंट 1 एम्पियर बहे, तो भी 50 वाट। वोल्टेज को तुम 1 वोल्ट कर दो, करंट को बढ़ा दो, तो भी 50 वाट हुआ। बात समझ में। तो यहाँ तुमने वोल्टेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वोल्टेज को जब तुमने कम किया तो करंट को बढ़ाना पड़ेगा, तब तो 50 होगा। इसलिए वोल्टेज अगर कम रहेगा तो करंट ज्यादा। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा है। लो वोल्टेज हाई करंट, या हाई वोल्टेज लो करंट, ठीक ना। तो अब देखो ट्रांसफार्मर का पावर अगर मैं तुमसे कहूं, पावर देखो प्राइमरी का पावर सेकेंडरी का पावर क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब वो ट्रांसफार्मर आइडियल हो। जितना पावर, जितनी एनर्जी ये ले रहा है उतनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक। तो पावर देखो, पावर P इक्वल टू क्या होता है, पावर P इक्वल टू V इंटू आई। तो प्राइमरी का पावर कितना हो जाएगा, ये पावर प्राइमरी का, तो प्राइमरी का पावर VP इंटू IP, और सेकेंडरी का पावर VS इंटू, और ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, कोई भी एनर्जी अगर खत्म नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। बात समझ में, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर ठीक, अब देखो अगर मैं तुमसे ये कह दूं यहां पर कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक ठीक, इस ट्रांसफार्मर में मान लो हम दे रहे हैं 100 वोल्ट, क्या दे रहे हैं, और इसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है। कितना बह रहा है, 1 एम्पियर। और इससे हमको कितना वोल्ट ये मिल रहा है, मान लो वह 100 वोल्ट को ये कन्वर्ट कर रहा है 10 वोल्ट में, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना करंट होगा, तो करंट ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये वोल्टेज को कम कर रहा है ना। तो लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट। तो ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा दो, Vp इंटू आई पी इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। वीपी की जगह क्या रखेंगे, देखो ये V प्रारंभिक का वोल्टेज है 100 और आई पी 1 इक्वल टू वी एस की जगह कितना रखेंगे 10 इंटू आई एस, 0 से 0 कैंसिल, आई एस इक्वल टू 10 एम्पियर। इसमें 1 एम्पियर करंट अगर बह रहा है तो इसमें 10 एम्पियर इसमें करंट रहेगा। बात समझ में आई, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर करंट यहाँ कम है और यहाँ करंट देखो बढ़ गया। ठीक, ठीक इसी तरह से देखो ये वाला जो रिलेशन है वी एस अपान वी टी इक्वल टू एन एस अपान एन पी, ये भी था ना, इक्वल टू आई पी अपान आई एस इक्वल टू आर एन था बटे पर बढ़ जाओ, ये आर था, ये ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ठीक, अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं, देखो यहाँ अब उधर ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 1000 नंबर ऑफ टर्न, इसमें 1000 है और इसको हम दे रहे हैं 200 वोल्ट। कितना दे रहे हैं 200 वोल्ट। इसको इस पर हमको 10 वोल्ट लेने के लिए 10 वोल्ट लेने के लिए नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कितना होगा। 1000 फेरा इसको लपेटा गया है, 200 वोल्ट दे रहे हैं। अगर हम 10 वोल्ट यहाँ लेना चाहें एसी, तो इसमें कितने राउंड तार को लपेटेंगे। तो ये वाला फार्मूला लगा दो, वीएस के जगह क्या लिखेंगे, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 10, ठीक ना, और वीपी प्राइमरी का वोल्टेज 200 और एनएस ये हमको पता करना है, और अपान एनपी प्राइमरी का 1000। ठीक, तो एनएस इक्वल टू, देखो ये से कट गया ना, तो 1/20, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अब उधर तो ये इससे कट गया तो ये कितना हो जाएगा एनएस 50 टन। कितना हो गया 50 टन, 50 टन। वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, ये डाउन कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप डाउन है, तो जब ये स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होगा। इसमें 1000 है तो इसमें देखो 50 होगा।